Hello, dear learners. How are you all? I do hope that you all are doing very well. मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंडियन पॉलिटी की एक और क्लास में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करेंगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, यानी आज़ादी के बाद में किस तरीके से भारतीय स्टेट्स का, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसको बोलते हैं हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटी में पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है उन क्लासेस को ज़रूर वॉच करें, अपने नोट्स बनाएं। बिल्कुल टू द पॉइंट क्लासेस रही है। थोड़ा इनिशियली क्वालिटी के इश्यूज़ थे, लेकिन मैं धीरे धीरे उन सभी इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर रहा हूं। कंटेंट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। आपको बिल्कुल डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो सर करवा रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मैं इस बारे में एक इंट्रोडक्टरी क्लास कर चुका हूँ। आप उसको विजिट कीजिए, उसको देखिए, आपको खुद एहसास होगा। साथ ही साथ आप चाहे कोई भी बुक लीजिएगा, जैसे हम एक बुक प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, या सभी करते हैं, एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। वहाँ से आप मैच कीजिए डिटेल्स, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें मिलेगी। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मैं सारी चीज़ें बिल्कुल स्टिक करवाऊँगा। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आप जुड़े रहिएगा एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव क्लास होने वाली है, टू द पॉइंट रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके सामने सबसे बड़ी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी। अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो पॉवर्टी की सबसे बड़ी समस्या थी। अगर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव या पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की समस्याएं थी। ऐसा इसलिए था कि अंग्रेज़ों ने भारत की यूनिटी की तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं। बहुत सारे जो मल्टी लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे, यानी बहुभाषीय जो राज्य थे, वो आपस में मिले हुए थे। यानी एक ही राज्य के अंदर अलग अलग भाषाएं, लैंग्वेजेस बोली जा रही थी, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा था। और साथ ही साथ लोगों को अपना कल्चर बनाए रखने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो मैं आप सभी को एक बात ज़रूर पहले बता देना चाहूँगा, आप इसको पॉइंट में याद रख सकते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 कमीशन बनाए गए। कितने कमीशन? 3 कमीशंस सेटअप किए गए। और उन 3 कमीशंस के अंदर आप बिल्कुल जनरली याद रखिएगा 3 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। चेयरमैन को इंक्लूड करके, यानी उसके जो मुखिया थे उसको इंक्लूड करके 3 मेंबर्स थे। 3 कमीशन थे, 3 मेंबर्स थे। तो अब हम हमारी आज की क्लास फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्यों का पुनर्गठन, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बने रहें, क्योंकि आपको भी बहुत कुछ सीखने को इस क्लास से मिलने वाला है। क्योंकि जब आप इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास देखते हो, इंग्लिश और हिंदी की, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, मैं सिंपली चलता हूँ कि सबसे पहले हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर लेते हैं, आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कब हुआ? 1947 में। तो ये बात स्वीकार ली थी कि हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या बात एक्सेप्ट कर ली थी कि हमें रीस्ट्रक्चर तो करना पड़ेगा, और रीस्ट्रक्चर किन को करना पड़ेगा, यानी पुनर्गठन करना पड़ेगा स्टेट्स को। और स्टेट्स का पुनर्गठन का बेसिस क्या रखा गया? उनका बेसिस रखा गया लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज से ही कल्चर जुड़ा हुआ होता है। तो आप इस बात का एहसास कर पा रहे होंगे कि अगर स्टेट्स को हम फॉर्म करेंगे, मान लीजिए आपको एक कमीशन के अंदर चेयरमैन बनाया जाता है, तो आप क्या सबसे पहले ध्यान रखोगे? सबसे पहले हमें लैंग्वेज, उसका कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ को ध्यान में रखना है कि हम यूनिटी को बनाए रखें। आने वाले कमीशन में बस यही सब कुछ होगा,
ठीक है। तो देखिए जो पहला कमीशन था कि लैंग्वेज पर हमें बनाना है, या आप एक फॉर्मल लैंग्वेज वाला वर्ड भी ले सकते हो जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस भी बोला जाता है। लिंग्विस्टिक बेसिस यानी भाषाई आधार, लिंग्विस्टिक बेसिस। तो आप ये याद रखिएगा। तो पहला लिंग्विस्टिक बेसिस या लिंग्विस्टिक जो कमीशन था उसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जिसको धार कमीशन भी बोला जाता है। तो पहला कमीशन कौन सा बना? लिंग्विस्टिक। याद रखिएगा, भाषा से जुड़ा हुआ वर्ड होता है, भाषाई जिसको बोला जाता है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। प्रोविंसेस कमीशन, कमीशन का मीनिंग होता है आयोग, और प्रोविंसेस हम पहले कर चुके हैं। या इसको हम धार कमीशन भी बोलते हैं, या इसको हम धार कमीशन भी बोलते हैं। धार कमीशन यानी कई बार आयोग का जो नाम है उसके मुखिया के तौर पर ही हम जानते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है, यानी चेयरमैन के तौर पर ही जानते हैं। इस कमीशन का गठन जो है वो ठीक 1 साल बाद 1947 में INC ने ये बात मानी और जून 1948 में कर दिया गया। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि जून 1948 में इस कमीशन का गठन कर दिया गया। अगर मैं एग्जैक्ट डेट भी आपको बताऊं तो 17 जून। एग्जैक्ट डेट आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, आपको सिर्फ जून 1948 याद रहना चाहिए। तो आप ये माइंड में रखिएगा। ज़्यादा आपको डिटेल्स उसका आपको पता होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका जो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव है वो किस वजह से आया। डेट्स इतनी मैटर नहीं करती। अब देखिए, सेटअप बाय, किसके द्वारा सेटअप किया गया यानी बनाया गया। इट वॉज सेटअप बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट करवा रहा हूँ, आप इत्मीनान रखिएगा, एक भी पॉइंट इससे बाहर नहीं जाने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा एक टीचर के लिए जो एक स्टूडेंट या कोई एस्पिरेंट दे सकता है वो है उसका विश्वास। तो आप विश्वास बनाए रखिए, आपका विश्वास बिल्कुल भी नहीं डगमगाने दूंगा। चेयरमैन, अगर मैं चेयरमैन या चेयरपर्सन की इसमें अगर हम बात कर लें तो कौन थे? वो SK धार थे, जैसा कि धार कमीशन से हमें क्लियर हो रहा है। वो कौन थे? SK धार थे। SK धार इसके चेयरमैन थे। और अगर इतना डिटेल में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, वो जज थे, जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद HC मीनिंग हाई कोर्ट के जज थे SK धार। इनके अलावा सारे कमीशन में 3 मेंबर्स ही रखे गए। आप लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं मेंबर्स। जैसे मैंने अभी बताया 3 कमीशन थे, 3 मेंबर्स थे। जगत नारायण एक मेंबर थे और दूसरा पन्नालाल थे। एक आप लिख लीजिए, जगत नारायण एंड पन्नालाल, 2 मेंबर थे। इस बारे में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि उसके मेंबर, लेकिन फिर भी आप इसको अपने माइंड में रखिएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया। जब कभी भी आयोग बनता है तो वो सिफारिशें देता है, सिफारिशों को रिकमेंडेशंस बोलते हैं। और इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस को बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का कोई बेस नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस देखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस होना चाहिए।
यानी एडमिनिस्ट्रेटिव में सुविधा हो, यानी प्रशासनिक सुविधा हो, उसको अगर आप बोलें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हमें देखना पड़ेगा, उसको आधार बना करके हमें चलना पड़ेगा। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसीज कमीशन और धार कमीशन, जैसा कि आपने देखा, हमने टू द पॉइंट चीज़ों को किया। अगर आप और डिटेल में जाएं तो मैं बता देता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव को उन्होंने क्यों चुना। जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमें स्प्लिट कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान में, तो वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हमें अगर प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान दिया है और उसके आधार पर हम स्टेट रीऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मैं दूसरा कमीशन भी करवा देता हूँ, जिसको हम JVP कमेटी बोलते हैं। या तो वो JVP कमेटी होता है या वो लिंग्विस्टिक प्रोविंसीज कमेटी होता है। उस कमेटी का निर्माण क्यों हुआ? ये तो था लिंग्विस्टिक प्रोविंसीज कमीशन। आगे हम करेंगे लिंग्विस्टिक प्रोविंसीज कमेटी, यानी लिंग्विस्टिक यानी भाषाई आधार पर एक कमेटी बनाई गई, उसको लिंग्विस्टिक प्रोविंसीज कमेटी मानते हैं हम। उसका JVP कमेटी भी नाम पड़ा है। यानी जैसे मैंने बताया कि उसके सदस्यों के नाम पर मुख्यतया चेयरमैन, मेनली जो चेयरमैन होता है उसके नाम पर कमेटी का नाम पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है ये अपने आप में रिनोन्ड इंडिविजुअल्स हैं, पॉलिटिशियंस थे उस टाइम के, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया। तो पी से पटाभी सीतारमैया है, आप समझ गए होंगे, आप लिख लीजिए। ये है जवाहरलाल नेहरू, ये है वल्लभ भाई पटेल और ये है पटाभी सीतारमैया। अब हम बात करते हैं ये बनाया कब गया। अब जून में इन्होंने इस कमीशन को बनाया गया, नवंबर तक इनकी रिपोर्ट आई थी, लेकिन दिसंबर 1948 में इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, इस कमीशन को सेटअप कर दिया गया। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू है, ये वल्लभ भाई पटेल है और ये पटाभी सीतारमैया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कई बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि JVP कमेटी क्यों बनाई गई या उसका उद्देश्य क्या था। अगर हम उद्देश्य देखें तो क्या हो सकता है, ये कमीशन पहले बना तो इस कमीशन की रिपोर्ट को हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। तो आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टू कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ धार कमीशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। टू कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ धार कमीशन। अब इस कमीशन ने क्या किया, देखिए, एक आप इवोल्यूशन देखिए। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस लिया, लेकिन आगे आने वाला जो कमेटी होगा वो ये कहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस तो रहेगा, लेकिन हम लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं नकार सकते हैं, उसको पूरी तरह से नेगलेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह की रिकमेंडेशन आएगी, देखिएगा, यानी क्या सिफारिशें आई, रिकमेंडेशंस। एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसको हमेशा रिकमेंडेशंस ही हम लिखते हैं, सिफारिशें लिखते हैं। जब कभी भी आप लिखें तो लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा। उन्होंने क्या कहा कि अटमोस्ट केयर हमें रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसमें बरतनी पड़ेगी? अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस रखते हैं। समझ जाइए कि उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को तो हम नहीं नकार सकते, हम अगर लिंग्विस्टिक बेसिस आधार मान करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो अटमोस्ट केयर हमें रखना पड़ेगा, यानी बहुत ही ज़्यादा सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी, ताकि जो इंडिया है उसकी यूनिटी को कोई खतरा ना हो। तो अब आप समझ गए, मैंने आपको हिंट दिया, इंडिया है उसकी यूनिटी को कोई खतरा ना हो। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ, आगे आने वाला जो कमीशन है वो यूनिटी के बारे में बात करेगा।
क्योंकि उसे यहाँ से हिंट मिला। इस तरीके से आप हिंट बना करके चलिए। आप जब प्री अपीयर होंगे या उसके बाद में आप मेंस में राइट करेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। तो आप बिल्कुल साथ साथ चलिएगा। मैं इरेज कर रहा हूँ, यानी आगे आने वाला कमीशन है अभी नहीं फॉर्म किया गया। इसके बाद ये जो मामला था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, वो बिल्कुल एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। यानी किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन गवर्नमेंट ने नहीं लिया लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी के बाद। उसके बाद देखिए 1953 में एक डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी कि आंध्र प्रदेश बनाया जाए, आंध्र प्रदेश बनाया जाए। और उसमें एक व्यक्ति जो थे पोटी श्रीरामुल्लू, आप याद रखिएगा पोटी श्रीरामुल्लू थे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी पहला भाषाई आधार पर बनने वाला स्टेट कौन सा है? वो स्टेट है अपना, जैसे मैंने बताया, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बनाया गया। लेकिन इसका रीज़न क्या था? अगर कारण कोई पूछ ले, जैसे मैंने अभी बताया आपको, क्या थे? पोटी श्रीरामुल्लू, पोटी श्रीरामुल्लू नाम के एक इंडिविजुअल थे। उन्होंने 56 डेज़ का फास्ट रखा, जिसको बोलते हैं स्ट्राइक अनटू डेथ। यानी वो आप सिंपल वर्ड में कह लीजिए 56 डेज की हंगर स्ट्राइक पर चले गए। और हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो आपको पता है 56 डेज तक अगर कोई इंसान कुछ नहीं खाएगा तो ऑब्वियस है उसकी डेथ हो जाएगी। तो पोटी श्रीरामुल्लू की डेथ हो गई थी 56 डेज की हंगर स्ट्राइक से। और ये मामला इतना ज़्यादा जोर पकड़ गया, तूल पकड़ गया कि गवर्नमेंट को पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाना ही पड़ा। और ये आंध्र प्रदेश कब बना आप वो भी देख लीजिए, 1953 के अंदर बना। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बना तो आप स्वाभाविक सा है, और दूसरे जो स्टेट्स थे वो भी मौके की ताक में बैठे हुए थे, उन्हें भी एक मौका मिल गया। तो सभी ने अपनी डिमांड्स को पुरजोर तरीके से रखना शुरू कर दिया। तो इसके बाद एक कमीशन का और गठन हुआ, जिसको हम बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और जैसा मैंने बताया तो ये क्या है? ये कमीशन है। अब याद रख लीजिएगा कि जिस ईयर पोटी श्रीरामुल्लू की डेथ हुई, आंध्र प्रदेश बनाया गया, उसी ईयर में ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ, यानी 1953 में हुआ। अब 1953 में जब ये गठन हुआ तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? आप ज़रा उस बात को सोचिए, तब तक मैं आगे चलता हूँ। जैसे इसमें भी 3 कमीशन होंगे, 3 मेंबर्स होंगे। मैं बता रहा था 3 कमीशंस हैं या कमेटी को इंक्लूड करके, और प्रत्येक के अंदर 3 मेंबर्स हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें चेयरमैन की और 3 मेंबर्स की, तो वो फजल अली हैं। इसके जो चेयरमैन रहे वो फजल अली रहे। उसके साथ साथ में इनके 2 मेंबर्स भी रहे, और वो 2 मेंबर्स थे KM पानीकर और HN कुंजरू। अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो 2 मेंबर्स, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये लास्ट जो अपना था
1953 में, क्योंकि ये इंसिडेंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उसके बाद का कमीशन है तो हमें उनके मेंबर्स भी याद होने चाहिए। KM पानीकर, जैसे मैंने बताया आपको, KM पानीकर एंड HN कुंजरू। HN कुंजरू और KM पानीकर इसके 2 मेंबर रहे। आप इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। अब इसने क्या किया, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, ज़रा उस बात को याद कीजिए मैंने क्या बताया, यानी रिकमेंडेशंस में क्या लिखूँगा मैं, यानी इस कमीशन ने क्या सिफारिशें की वहाँ मैं क्या लिखूँगा। ऑफ कोर्स है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई, दूसरे में लिंग्विस्टिक बेस की बात हुई, लेकिन अटमोस्ट केयर रखने के लिए कहा गया। अब जब पहला स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पर बन गया तो आगे क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ रहेगा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी साथ रहेगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव भी ध्यान में रखना है। यानी मैं सिंपल लिख रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एंड लिंग्विस्टिक बेसिस, या आप सिंपल लिख सकते हो यहाँ पर लैंग्वेज बेसिस उन्होंने बताया। अब इन्होंने 2 तरह की यूनिटी की भी बात करी है, यानी अपने आप में क्या दिया, एक 4 क्राइटेरिया फॉर्मूला सामने रख दिया, और वो 4 क्राइटेरियाज क्या थे आप वो भी लिख लीजिए। 4 क्राइटेरिया, यानी 4 ऐसे क्राइटेरिया सामने रखे जिसमें मैंने आपको 2 तरह की यूनिटी बताई। वो कौन कौन सी यूनिटी है। पहली यूनिटी अगर हम बात करें, देखिए 4 क्राइटेरिया के अंदर 2 यूनिटी की बात करता है, 2 यूनिटी है। वो कौन कौन सी यूनिटी है, देखिए पहला लैंग्वेज एंड कल्चरल, अगर लोगों की लैंग्वेज एक है तो उनका कल्चर भी क्या होगा, ऑफ कोर्स एक ही होगा, कल्चरल यूनिटी। ये फर्स्ट यूनिटी आया। सेकंड यूनिटी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जो एकता है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र की जो एकता है उसको भी अखंड रखे, उसकी भी यूनिटी को बढ़ावा इसमें मिलना चाहिए। साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और लैंग्वेज जो वायबिलिटी या इसको बेसिस हम मान सकते हैं, तो एक सिफारिश इसमें भी आती है। और उस समय 5 ईयर प्लान भी चल रहा था, तो सारे आप देख लीजिए, यानी ये हो गया अपना फर्स्ट, ये हो गया थर्ड, और अभी हम सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। थर्ड के अंदर क्या रहेगा, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके, इकोनॉमिक एंड लिंग्विस्टिक। एक वायबिलिटी वर्ड होता है, क्योंकि एस्पिरेंट्स को इंग्लिश के वर्ड्स आप जब टू द पॉइंट आप मेंस में राइट करोगे वहाँ स्कोरिंग कर पाओगे। तो वायबिलिटी का मीनिंग होता है प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता, जहाँ ये बात पॉसिबल हो। एक पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मदद होनी चाहिए किस में, 5 ईयर प्लान में, 5 ईयर्स प्लान, ठीक है। तो 5 वर्षीय योजना में अगर हम कोई स्टेट बना रहे हैं तो वो मदद करे, ना कि वो कोई रुकावट बने। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उस समय जब स्टेट बनाए गए तो देखिए कैटेगरी बना दी गई, कैटेगरी ABCD, और मैं आपको बताना चाहूँगा केंद्र शासित प्रदेश उस समय भी बनाए गए थे, जिसको बोला गया सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड
टेरिटरीज, यानी ऐसे क्षेत्र जिस पर केंद्र का शासन होता था। अब कई बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि उस समय कितने स्टेट्स थे। तो नवंबर 1946 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। अब रीऑर्गेनाइजेशन बार बार आया तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पुनर्गठन। ये नवंबर 1956 को पास हुआ। तो आप लिख लीजिए, पास्ट ऑन इन नवंबर 1956। आप कहीं पर भी एग्जैक्ट डेट मत कीजिएगा, एग्जैक्ट डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। देखिए स्टेट कितने में बांटा गया। उस समय 14 स्टेट्स बनाए गए, ठीक है। देख लीजिए, रीऑर्गेनाइजेशन से कितने स्टेट बने? 14 स्टेट बने एंड 6 यूटीज। मैं सिंपली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज की बजाय यूटी लिख रहा हूँ। आप सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज भी राइट कर सकते हैं। तो मैं इसको 6 जिस पर केंद्र का शासन रहेगा और 14 ऐसे प्रोविंसेस या कह लीजिए अब स्टेट्स जिन पर राज्य सरकारें राज करेगी। और अब इनको डिवाइड कैसे किया गया? इन सब को कैटेगरी में डाल दिया। कैटेगरी में कैसे? जैसे आप यहाँ लिख लीजिए कैटेगराइज्ड, यानी इनकी श्रेणियाँ बना दी गई। और श्रेणियाँ कैसे बन गई वो देख लीजिए, A, B, C और D। डोंट वरी, हम इससे आगे वाली क्लास में एक बार आपके लिए मैं बेसिस लेकर के आऊँगा कि किस तरीके से हम आर्टिकल के थ्रू चलेंगे, और फिर मैं ये जो A, B, C, D कैटेगरी है ये सब आपको क्लियर करवाऊँगा कि कौन सा स्टेट कैसे बना, कब बना, सब कुछ रहने वाला है। क्लासेस लेंथी ना हो इसके लिए मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बातें कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको बता भी रहा हूँ। अब देखिएगा, यहाँ कैटेगरी बन चुकी है A, B, C, D। अब ये कैटेगरी वाइबल नहीं थी। वाइबल का मीनिंग ये व्यवहारिक नहीं थी, तो नेक्स्ट टाइम वाइबल। तो उसके बाद क्या हुआ? 7th अमेंडमेंट एक्ट आया, 7वां सुधार कानून लाया गया। और ये 7वां सुधार कानून कब लाया गया वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये 1956 में आया, तो 1956 में ही लाया गया। और इसने क्या कर दिया ये देख लीजिएगा, इसने एक बिल्कुल ABCD का जो क्राइटेरिया था उसको ख़त्म कर दिया और सिंगल क्लास ऑफ स्टेट्स इस्टेब्लिश कर दिया। इसने क्या कहा? सिंगल क्लास ऑफ स्टेट रहेगा, सिंगल क्लास ऑफ स्टेट्स रहेगा, यानी स्टेट्स के बीच में हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर इन्होंने ये बात कही। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अब रह गया था नागालैंड। नागालैंड बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था कि उसको अलग से एक दर्जा मिले। अलग से दर्जा यानी आने वाले समय में मैं डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन आप बस समझने के पर्सपेक्टिव से ही समझ लीजिए। 1963 में नागालैंड बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट से हम बात कर रहे हैं। जब नागालैंड वहाँ बना तो जो एक नॉर्थ ईस्ट एरिया पूरा अपने आप में बोला जाता था उसको स्प्लिट अप करना पड़ा। यानी आप समझ लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट को स्प्लिट अप करना पड़ा, वो जो स्प्लिट अप, यानी स्प्लिट अप का मीनिंग होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, अलग अलग स्टेट में बंट गया। वो 1970s में हुआ। यानी नागालैंड सबसे पहले बना अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में, और उसके बाद सारे जो स्टेट्स जो आज हम प्रेजेंट सिनारियो में देख पा रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में आए। तो ये थी आज की क्लास। इसमें हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ही अच्छे डिटेल से किया। साथ ही साथ मैंने आपको अच्छे से आपको ये भी समझाया कि
किस तरीके से क्या हिस्ट्री रहा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप क्लास को पूरा वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए, जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्लासेस की क्वालिटी बहुत बेहतरीन आने वाले समय में रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप मेरे साथ रहिए और उम्मीद करता हूँ हम मिल करके, because together we can make a huge change. That's what I believe in. Thank you very much. Have a nice day.